का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो है वो हम लोग जो एटम के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या फिर जो बॉन्डिंग है या फिर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है और उसके साथ साथ बॉन्डिंग पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, एक दफा फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग होगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने जो आज जो है वो कवर करने हैं जो टॉपिक, उसके अंदर सबसे पहला होगा हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल, उसके बाद एटॉमिक नंबर, उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट नंबर एंड कैलकुलेशन, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हम लोग पढ़ेंगे और उसके साथ साथ बॉन्डिंग, जिसमें दो टाइप्स भी पढ़ेंगे, आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले जो हमारा जो 6 क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने जो है वो एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड और मिक्सचर पढ़ी थी। ठीक है, उनकी जो डेफिनेशंस है या उनका जो थोड़ा सा ऊपर से व्यू हम लोगों ने लिया था 6 क्लास के अंदर। इसके अंदर एटम को थोड़ा सा जो है वो और डिफाइन करके और डिस्क्राइब करके आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले टॉपिक के ऊपर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम जो है वो पहले ख्याल किया जाता था कि जो एटम है वो द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल है, यानी कि बहुत छोटा होता है, इससे ज्यादा छोटी और कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अपनी थ्योरीज और अपने एक्सपेरिमेंट के जरिए जो है वो बताया कि एटम जो है वो छोटा है लेकिन उसके अंदर भी और भी छोटे छोटे जर्रात मौजूद होते हैं। ठीक है, उनने उनका जो नाम रखा गया वो रखा गया था सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, जो कौन होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, यानी कि एटम खुद बहुत छोटा है लेकिन उसके अंदर भी 3 छोटे छोटे जर्रात होते हैं। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले जो है वो हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, एक एटम होगा, उसका जो हमने न्यूक्लियस है 6 क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर होता है प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, जो एक एटम होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं उनकी जो तादाद होगी, जितने उसके नंबर होंगे प्रोटॉन के, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, फिर से दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। प्रोटॉन, प्रोटॉन एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने 6 क्लास के अंदर पढ़ा था कि एटम के दो हिस्से होते हैं, एक उसका न्यूक्लियस होता है, दूसरा उसका शेल होता है। तो जो उसका न्यूक्लियस है उसके अंदर ये प्रोटॉन मौजूद होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसे जो है वो, अगर हम एक एटम के प्रोटॉन की तादाद को गिने, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाया जाता है। तो ये था आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन हैज वन एटॉमिक मास यूनिट इन मास। प्रोटॉन जो होता है उसका एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी जो है वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है। जैसे कि हमने पिछली वाली स्लाइड में पढ़ा कि उसके अंदर जो है प्रोटॉन होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होगा उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो न्यूट्रॉन है उसका भी एक एटॉमिक मास यूनिट होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यूजुअली इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम। इनके जो नंबर्स होंगे वो सेम होते हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लोकेटेड इन न्यूक्लियस। उसके अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होता है। ठीक है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके न्यूट्रॉन मौजूद। अगला जो सब एटॉमिक पार्टिकल है एटम का वो है इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं होगा, बल्कि ये होगा जो उसके शेल होते हैं उसके अंदर होते हैं और
रिवॉल्व करते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। ठीक है, इनको जो है वो शेल भी कहा जाता है, ऑर्बिट्स भी कहा जाता है, क्लाउड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये हर वक्त घूमते रहते हैं तो ये एक ऑर्बिट की तरह लगते हैं। जिस तरह की हम लोगों ने सोलर सिस्टम में पढ़ा था कि जो सूरज है उसके इर्द गिर्द सितारे जो है वो घूमते रहते हैं कशिश की वजह से, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड अपनी शेल के अंदर घूमते रहते हैं, और उसकी भी वजह यही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के अंदर, तो होता क्या है कि जो प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में कशिश, उनके अंदर कशिश आ रही होती है, और वो फिर उसी की वजह से बाहर शेल के अंदर घूम रहा होता है। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है ये शेल के अंदर मौजूद होता है, हर वक्त रिवॉल्व करता रहता है। इसके शेल को, इनको जो है उसकी जो बाहर वाली जो आउटर वाली लेयर है, इसको हम लोग शेल भी कहते हैं, क्लाउड्स भी कहते हैं, ऑर्बिट भी कहते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, और ये हर वक्त जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। दोबारा से फिर से रिपीट कर रही हूँ, सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और शेल में मौजूद होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है वो द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। जो एक न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उसके अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो सम होता है, उनको जब हम जमा कर दें, यानी कि अगर 2 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक मास जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम जमा कर देते हैं उसकी तादाद को हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास को जो है वो एटॉमिक वेट भी कहा जाता है। अब अगर आपको ये तस्वीर थोड़ा छोटी लग रही हो तो आप इसे जो है वो थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर जो है वो एक पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट, एक एटम रखा गया है, जिसके अंदर सबसे पहले दिखाया गया है कि बी लिखा हुआ है। बी जो है वो इस एलिमेंट का या उस एटम का जो है वो सिंबल है। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो उसका एटॉमिक नंबर लिखा गया है। ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका 5 है, और उसके साइड में ही जो है वो 10 लिखा हुआ है, जो कि उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, एटॉमिक मास यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये बी है बोरॉन, इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो भी 5 होंगे और जो न्यूट्रॉन है वो भी 5 होंगे। नेक्स्ट है आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एक एटम है, उसका जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की जो तादाद होती है उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट के लिए यूज किया जाएगा। यानी कि अगर किसी का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो उसे पीरियोडिक टेबल के ऊपर सबसे पहले नंबर पे रखा जाएगा। अगर उस किसी दूसरे एलिमेंट का जो है वो एटॉमिक नंबर 2 है, तो उसे दूसरे नंबर पे रखा जाएगा। तो एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसकी अरेंजमेंट जो है वो एटॉमिक नंबर के ज़रिए ही की जाती है। और एटॉमिक नंबर जो होता है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता रहता है, यानी कि आपका जो उल्टा हाथ है वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, सबसे पहले नंबर पे होता है। और फिर उसके बाद अगर हम लेफ्ट टू राइट अपने सीधे हाथ की तरफ चलते रहेंगे, तो वो एटॉमिक नंबर जो है वो उसका इंक्रीज होता रहेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम देखें कि यहाँ पर जो है वो एक एलिमेंट रखा गया है जिसका नाम है नियॉन। ठीक है, उसका सिंबल है Ne। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो ऊपर लिखा हुआ है 10। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एटम है नियॉन का, इसके अंदर 10 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। इसका जो एटम होगा उसके अंदर शेल भी मौजूद होगा।
ठीक है। उसके अलावा इसका जो न्यूक्लियस होगा उसके अंदर जो प्रोटॉन होंगे वो 10 होंगे, ठीक है। और अगर हम अंदाजा लगाएं तो उसका जो न्यूट्रॉन है वो भी 10 होंगे। तो जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को प्लस कर दें, दैट मीन 20 हो जाएगा और वो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा, जबकि उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 10 होगा। तो अगर हम लोग पूछें कि जो नियॉन है उसका पीरियोडिक टेबल में कौन सा नंबर है, तो वो उसका पीरियोडिक टेबल में नंबर होगा 10, क्योंकि उसके अंदर 10 प्रोटॉन है, जिसकी वजह से उसकी अरेंजमेंट रखी गई है। मैंने आपको जिससे पहले बताया कि हाइड्रोजन है उसका 1 होता है, क्योंकि उसके अंदर एक ही प्रोटॉन मौजूद है, तो उसके अंदर एक उसका एटॉमिक नंबर होगा और वो पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले नंबर पे रखा गया है। जबकि ये जो नियॉन है इसके अंदर 10 प्रोटॉन है, तो इसका जो नंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो नंबर है वो 10 होगा। के बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट। किसी भी एलिमेंट के लिए या एटम के लिए या फिर अगर हमें केमिस्ट्री पढ़नी हो हमारे साइंस के अंदर, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट का लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अस्सलाम ऑर्बिट। वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। मिस कल इन बच्चों को सबको बता दें कि जो ना शाम में सेशन नहीं होगा, तो दिन में होगा। तो वो टाइमिंग ग्रुप से मैंने सेंड कर दी है, टाइम वगैरह और जो टाइमिंग वगैरह जो भी है सब्जेक्ट वगैरह। तो आप इनको टाइम टेबल और टाइमिंग के हवाले से बता दें कि भाई कल से मतलब इनका दिन में क्लासेस चलेंगी, शाम में नहीं चलेंगी। चलें ठीक है। जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन है इनके फ्रेंड्स वगैरह जो भी हों उनको भी ये खुद बता दें ताकि वो बच्चे ज्वाइन कर सकें। ठीक। तो बेटा जो भी अभी इस वक्त ऑनलाइन है और अगर वो सुन रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों को बता दें कि कल से जो है वो आप लोगों की क्लासेस जो है वो रात के टाइम नहीं हुआ करेंगी। अब जो आपकी क्लास है वो इवनिंग दिन के टाइम हुआ करेगी, ठीक है। पौने 12 से लेके पौने 1 बजे तक, ठीक है। तो अब आप लोगों ने जो है वो अपनी जो भी आपका स्केड्यूल है या फिर जो अपने आप टाइम जो आप बना के रखते हैं, तो अब आप ये लोग इस पे ध्यान रखिएगा कि अब आपकी रात में नहीं होंगी, ठीक है, दिन में आप लोगों की क्लासेस होंगी। मैं जो है वो अपने जो चैट बॉक्स होता है उसके अंदर आप लोगों के साथ पिक्चर भी शेयर कर दूँ। चलिए ठीक है, अब जो है वो हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन। जी बेटा। टाइम बताना कितने बजे से? 1 मिनट बताते हैं। टाइमिंग जो है वो आपकी पौने 12 से लेके पौने 1 बजे तक है, यानी कि 11 बजे, 11:45 से 12:45 तक। क्लियर हुआ थैंक यू बेटा? थैंक ठीक। यू। ठीक। तो हम लोग जो है वो अपनी जो है वो टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस इन एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स होते हैं कुछ जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, ठीक है। द फर्स्ट लेवल मतलब कि न्यूक्लियस होगा, उसके बाद जो है वो उसके शेल मौजूद होते हैं, ये हम लोगों को सबको पता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एक ही शेल के अंदर जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब होता क्या है कि जैसे कि पहला शेल है, उसके अंदर शेल भी कह सकते हैं क्लाउड भी, जो भी आप लोग कहना चाहें। उसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहला जो शेल होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है। कोई भी एटम है अगर उसको जो है वो एग्जिस्ट करना है और उसको जो है वो एक स्टेट न्यूट्रल स्टेट में रहना है, तो उसके लिए उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए, ठीक है, जो उसका पहला शेल होगा। यहाँ पे साइड में जो है वो डायग्राम भी है, अगर आप लोगों को ये डायग्राम थोड़ी छोटी लग रही है तो आप जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर से थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ लेवल्स रखे जाते हैं और जिसके अंदर जो है वो पहला जो लेवल है या पहला शेल जो है वो उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होना लाजमी है, ठीक है। जो फिर अब जो है वो उसका दूसरा जो शेल होगा उसके अंदर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो उसका तीसरा जो शेल होगा जो ऑर्बिट होगा उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए,
ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ होता है उसके अंदर 32, फिफ्थ के अंदर 50 और सिक्स के अंदर 72। अब जो है वो आप लोगों को 7th क्लास के हिसाब से कम इन 3 शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन के नंबर हैं वो आपको लाजमी याद होने चाहिए। ठीक है। सबसे पहला जो शेल होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा जो शेल होगा उसके अंदर जो है वो आपके 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। और जो तीसरा होगा उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है। ये आप लोगों ने याद कर लेना है कि पहला जो आपका जो शेल होता है किसी भी एटम का उसके अंदर 2 होने चाहिए, दूसरे में 8 होने चाहिए और तीसरे में 18। ये 3 चीजें आपको लाजमी याद हो एज अ 7th क्लास स्टूडेंट। उसके बाद जो है वो 32, 50, उसके बाद 72 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते। ठीक है। अब जो ये अरेंजमेंट है वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो आगे जाके जब मैं आपको बॉन्डिंग पढ़ाऊंगी उसके अंदर आपको समझ आएगी। अब आ जाते हैं कि बॉन्डिंग होती क्या है। ठीक है। और क्यों होनी चाहिए। ठीक है। द प्रोसेस व्हेन 2 और मोर एटम्स कंबाइन केमिकली इज नोन एज बॉन्डिंग। ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर 2 एटम्स जो हैं वो केमिकली बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाएं तो उसे बॉन्डिंग कहा जाता है। एक एटम जो होगा वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाएगा और एक बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। तो इसे हम बॉन्डिंग कहते हैं। दा आज जो है वो हम लोगों ने जो है वो 2 टाइप्स की बॉन्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है। एक होती है आयोनिक बॉन्डिंग, है कोवलेंट बॉन्डिंग। सबसे पहले जो है वो हम लोग इसके अंदर बॉन्डिंग वैसे है क्या, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो है वो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग वो अरेंजमेंट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। अब वो क्यों होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि बॉन्डिंग के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है। वो बॉन्डिंग क्या है, बॉन्डिंग जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एटम जो है वो आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। आज जो है हमने 2 टाइप्स की बॉन्डिंग पढ़नी है। सबसे पहले जो है वो आयनिक बॉन्डिंग, उसके बाद जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्डिंग। अब आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एटम में से या तो किसी भी दूसरे जो एटम को जो है इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, या फिर अपने जो इलेक्ट्रॉन जो है उसको दे देंगे, लॉस्ट कर देंगे। ठीक है। अब होता क्या है, एक शेल है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पहले शेल के अंदर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए। ठीक है। अब अगर क्या होगा, अगर उसके अंदर जो पहला शेल है उसके अंदर 2 नहीं 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, या तो किसी दूसरे एटम से 1 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, या फिर क्या करेगा किसी और एटम को जो है वो अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि उसके किसी काम का नहीं है। ठीक है। उसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पहले शेल के अंदर, या तो वो अपना जो एक एटम है किसी से 1 एटम लेगा, या फिर वो क्या करेगा अपना ही जो एटम है वो किसी को दे देता है। ठीक है। तो कोई भी जो एटम है अगर वो किसी से कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है, अगर वो किसी दूसरे एटम को जो है उसको भी नीड अगर होती है, ठीक है, तो वो अगर अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम को दे देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है। और अगर कोई दूसरा जो एटम जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, गेन कर लेता है, हासिल कर लेता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब ये वाली जो बॉन्डिंग है ये अमूमन जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती है। मेटल्स क्या करती हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस कर देती हैं और उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या करेंगी कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो अननेसेसरी है उनके लिए। ठीक है। अगर उनको उसको वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगी अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है। और नॉन मेटल्स जो होती हैं वो अमूमन मेटल्स से जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है।
ठीक है, और यूजुअली जो है वो इसकी बॉन्डिंग के बाद सॉलिड बनते हैं, ठीक है, विथ हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। और इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इनको जो अलग जो है वो बड़ी मुश्किल से किया जाएगा। आयनिक बॉन्डिंग के जो फीचर्स हैं वो मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर रही हूँ। आयनिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी एटम जो है वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, हासिल करता है, या फिर अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी को दे देता है। अगर वो किसी का इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। होता किसके अंदर है, अमूमन ज्यादातर जो है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होगा। मेटल्स जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन हमेशा देती हैं और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है, अगर किसी एटम के दरमियान होता है, दो या दो से ज्यादा एटम्स के दरमियान, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। यूजुअली जो है वो इसके अंदर सॉलिड बनते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा होता है, इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब अगर आप लोग जो है वो इसकी साइड वाली पिक्चर में आएंगे, ठीक है, आप लोग जो है वो अपनी स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने एक एग्जाम्पल ली है सोडियम और क्लोरीन की, ठीक है। अब अगर इस पिक्चर को हम गौर से देखेंगे तो जो सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसका जो पहला शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि बिल्कुल सही है, 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर हम दूसरा जो उसका शेल देखें तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही है, बिल्कुल 8 ही होने चाहिए दूसरे वाले में। लेकिन अगर हम उसका तीसरा शेल देखें तो उसके अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। और जैसे कि हमने अरेंजमेंट पढ़ी थी पीछे कि तीसरे वाले शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो सोडियम जो है ये बिल्कुल भी जो है वो आम माहौल के अंदर अकेले नहीं रह सकता है। तो इसको क्या करना है, या तो ये जो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दे दे, ठीक है, या फिर क्या करे, किसी से 17 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले ले। तो अब ये क्या करेगा, क्लोरीन के पास जाएगा। अब अगर हम क्लोरीन का एटम देखें तो उसके पहले जो शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, विच इज परफेक्ट। उसके बाद अगर दूसरा हम जो उसका शेल देखें तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, जबकि तीसरा जो अगर हम देखें तो उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है। तो अगर हम इसको कंप्लीट गिने तो क्लोरीन के अंदर 17 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब जो है वो क्या होगा, क्लोरीन को जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन है उसको 18 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, 18 अगर करने हैं और उसके जो बाहर वाला है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि सोडियम जो है उसको 17 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसके पास क्या होगा, ये लोग जो है वो सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर देगी, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर सोडियम क्लोराइड बना देगी। और फिर जो है वो इनका जो बाहर वाला जो शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन से, जिसके बाद जो है वो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, नमक कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल थी हमारी आयनिक बॉन्डिंग के अंदर। इसके अंदर अगर हम देखें तो सोडियम और क्लोरीन के अंदर जो है वो आयनिक बॉन्डिंग हुई है, जिसके बाद ये सॉलिड बने हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ है कि जो है वो एक जो एटम है उसने जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को है जो लॉस कर दिया है, और जो दूसरा जो एटम है उसने जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो ये वाली जो मिसाल थी वो थी आपकी आयोनिक बॉन्डिंग की। नेक्स्ट जो है वो हमारा है कॉमन आयोनिक बॉन्ड, यानी कि मैं आपको 3 जो है वो कॉमन आयोनिक बॉन्ड की यहाँ पर एग्जांपल दी गई हैं, जिसके अंदर सबसे पहली जो है वो सोडियम क्लोराइड, जिसको मैंने आपको जो है वो लास्ट वाले में डिस्क्राइब करके बताया। इसके अंदर क्या होता है कि सोडियम और क्लोरीन जो है वो आपस में मिलकर टेबल सॉल्ट बना देती हैं। इसके अलावा कॉपर सल्फेट होता है, ये भी इनके अंदर भी आयनिक बॉन्ड होती है, और एक इसलिए यूज होती है, ये एलजी को मारने के लिए यूज होती है।
उसके बाद जो है वो सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ये बेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये भी आयन, इनके अंदर भी आयनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब अगर साइड में पिक्चर देखें तो बेटा इसके अंदर क्या हो रहा है कि सोडियम जो है वो एक सॉफ्ट ग्रे हाईली फ्लेमेबल मेटल होता है। ठीक है, सोडियम जो है वो एक मेटल होगा। ठीक है, अब सोडियम के अंदर क्या होगा कि जब वो क्लोरीन के साथ मिल जाएगी, और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल होगा। अब सोडियम ने क्या किया है कि अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को दे दिया है और आयनिक बॉन्ड बना लिया है, और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जबकि जो क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया है, और ये दोनों ने मिलकर एक स्टेबल सॉल्ट बना लिया है और आयनिक बॉन्ड बना लिया है। नेक्स्ट जो है वो हम जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर दोनों एटम जो है वो आपस में शेयरिंग करते हैं। ठीक है, अब जैसे उस वाले में क्या हुआ था कि उस वाले में जो है वो किसी एक एटम ने जो है वो पूरे का पूरा जो है वो इलेक्ट्रॉन ले लिया था, अपने पास रख लिया था। लेकिन इस कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, अगर इसको आसान लफ्जों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो दो जो एटम होंगे वो आपस में जो है वो ये फैसला करेंगे कि हम दोनों फायदा उठाएंगे, यानी कि आप भी आ जाना और मैं भी आ जाना, हम लोग जो है वो अपना जो है वो शेल भी कंप्लीट कर लेंगे और शेयरिंग कर लेंगे। अब इसकी अगर हम इसमें पढ़ें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, नेदर एटम हैज अ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसके अंदर जो है वो कोई किसी के ऊपर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है वो शेयरिंग होगी। एक जो एटम जो होगा वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन भी देगा, और जो दूसरा एटम जो होगा वो भी उसके इलेक्ट्रॉन को यूज करेगा और अपना जो है वो शेल को कंप्लीट करेगा। ठीक है, इनके अंदर लेकिन क्या होता है, इनके अंदर जो ये जो बॉन्ड होता है ये थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, इनको तोड़ना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और इसके जो बॉन्ड बनते हैं वो यूजुअली लिक्विड या गैसेस होते हैं। जो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था उसके अंदर जो है वो क्या था कि उनका जो बॉन्ड था वो काफी स्ट्रॉन्ग था, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है इनका जो बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर जो है वो सॉलिड बन रहे थे, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो है वो अमूमन लिक्विड या गैसेस बनते हैं। थोड़ा सा पिक्चर के अंदर अगर हम जाएं तो सबसे पहले जो है मिसाल दी गई है वो वाटर की दी गई है, पानी की। पानी के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसके अंदर क्या होगा कि हमें सबको पता है वाटर का फार्मूला है H2O। इसके अंदर जो है वो दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन मौजूद होता है। अब अगर हम हाइड्रोजन का एटम देखें तो हमें सबको पता है कि हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है। ठीक है, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिर्फ एक होता है, जबकि हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर ये पढ़ा कि किसी भी एटम के शेल के अंदर, सबसे पहले वाले शेल के अंदर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए, जबकि हाइड्रोजन के अंदर जो है वो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब होगा क्या, अब ऑक्सीजन की तरफ आ जाएं तो उसके पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे वाले जो उसका जो शेल होगा उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी कि टोटल जो है वो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के दूसरे वाले शेल के अंदर, और पहले वाले शेल के अंदर 2 होंगे, यानी कि टोटल हो जाएंगे आपके 8, जबकि बाहर वाले शेल के अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि ऑक्सीजन जो है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन के जो एटम है उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन जो है उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब होगा क्या कि 2 हाइड्रोजन के एटम आएंगे और एक ऑक्सीजन का एटम आएगा। अब वो वाला जो एक हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लेगा, यानी कि अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को देगा कि आप भी यूज कर लो। ठीक है, और मैं भी यूज कर लूंगा। तो होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है वो 7 हो जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो 2 हो जाएंगे। अब दूसरा वाला जो एटम आएगा उसके अंदर क्या होगा कि वो भी जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन को देगा, और उसका जो एक
इलेक्ट्रॉन है वो भी उससे ले लेगा, ठीक है। और ये हो रही है इनके दरमियान शेयरिंग। अब जब शेयरिंग हो गई है तो फिर क्या होगा, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अरेंजमेंट के हिसाब से होने चाहिए वो कंप्लीट हो जाएंगे। दोनों जो हाइड्रोजन है उनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उनके सबसे पहले वाले शेल के अंदर, और जो ऑक्सीजन है उसके अंदर भी जो है वो उसके जो इलेक्ट्रॉन है 8 होने चाहिए वो कंप्लीट हो जाएंगे। पहले उसके अंदर 6 थे, एक उसने पहले वाले हाइड्रोजन से शेयर किया और दूसरा जो है वो उसने दूसरे वाले हाइड्रोजन से शेयर किया, और इनके दरमियान जो है वो शेयरिंग हो गई है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है, जिसके अंदर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं आता है, क्योंकि ये ना तो ही किसी को कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या ले लेते हैं, बल्कि आपस में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी जो एग्जांपल बताई गई है वो मीथेन की बताई गई है। उसके अंदर भी हाइड्रोजन और कार्बन है, ठीक है। कार्बन जो है वो हमें सबको पता है कि कोयला जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बाहर की तरफ उसके पास 6 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाले में होंगे 2 और दूसरे वाले में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, ठीक है। तो इसको भी जो है वो अपने कंप्लीट करने के लिए, दूसरा शेल कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है 4 हाइड्रोजन आते हैं और वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के साथ जो है वो शेयर करते हैं, जिसके पास हाइड्रोजन की अरेंजमेंट भी पूरी हो जाती है और कार्बन की अरेंजमेंट भी हो जाती है। और इस तरह इन इन लोगों के जो दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और फिर ये मीथेन गैस बन जाती है। एक दफा फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोवेलेंट बॉन्डिंग इसके अंदर जो है वो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। इसके अंदर कोई भी जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी को देगा नहीं बल्कि शेयर करेगा, ठीक है। इस इनके अंदर जो ये जो बॉन्डिंग होती है ये थोड़ी सी वीक होती है, इन्हें आराम से हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके इसके अंदर जो बॉन्ड के अंदर जो मैटर बनती है वो लिक्विड या गैसेस की स्टेट में होती है, ठीक है। और जो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ी थी उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो इनके अंदर जो है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस्ट या गेन कर दिया जाता है, उसके ऊपर लाजमी चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। और उनका जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और वो जो है उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है तो उसके अंदर सॉलिड बनते हैं। अब जो है आप लोगों के लिए मैंने कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स रखी हैं जो कि आप लोगों ने फिल करनी है, ठीक है। ये आपके पास 2 यहाँ पर है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर जो है वो आप लोग जो है वो मुझे लिख कर कॉपी के ऊपर आप जो है वो चैट बॉक्स के अंदर इसकी तस्वीर भी भेज सकते हैं, ठीक है। ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है वो अपने सबसे पहले जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ा, उसके बाद जो है हमने एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पढ़ा, उसके बाद हमने बॉन्डिंग पढ़ी जिसके अंदर हमने कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड पढ़ा। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो अब जो है वो अगर आप लोग जो है वो कोई सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपने जो है वो हैंड वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ करना है, फिर मैं आपको एक एक करके जवाब दे दूँ। जी बेटा यासीन पूछे, विनोद आप या पहले यासीन पूछ फिर उसके बाद जो है वो विनोद आप पूछना। जी बेटा यासीन। टीचर इसमें टीचर फिल इन द ब्लैंक फिल करने जी हैं। बेटा ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही थी कि मैं जो है वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो मैंने
कंटिन्यूसली जो है मैं बोल रही थी, तो मैंने बीच में आप लोगों से सवाल भी नहीं पूछे कि कोई चीज समझ में ना आई हो। लेकिन अगर आप लोगों को अभी कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसे दोबारा से रिपीट कर लूँ। ठीक है। और जो आपने ये पूछ रहे हैं कि ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जी बेटा ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, और ये सारी जो ब्लैंक्स है एक नहीं है दो है। ठीक है, एक ये वाली है, इसके अलावा एक और है। ठीक है, ये दो आपके पास जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने दी हैं, और ये जो है वो वही चीजें होंगी जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई हैं। ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी चीज अभी समझ में नहीं आई है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको ट्रांसलेट करके बता दूं तो मैं वो भी बता दूंगी। ठीक है, ये अभी के लिए नहीं है आपका काम, या आप जो है वो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर जो वीडियो जो आ जाएगी चैट बॉक्स के अंदर उसके अंदर आप देख सकते हैं। फिर जो है वो मुझे आप लिख कर इसकी जो ब्लैंक्स है वो फिल करके भेज दीजिएगा। इज इट क्लियर? टीचर कॉमन आइनोनिक बताएं। कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, देखें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रोज लोग दो बार नहीं खा दे मैटर जो है, आखिर तो ये जी बेटा कौन जान चढ़ाई बस और ये दर लिया मधुर ले जाना ये और तो बस इकड़ी को तू जाती है रोड लोग ये कौन कर सीटा ठीक है। हाँ, हम लोगों ने जो है वो ये पढ़ा था पहले कि जो कोई भी जो चीज है जो वजन रखती है या जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। ठीक है, कोई भी चीज। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब जो मैटर है वो एटम से मिलके बनी होती है। ठीक है, उसके अंदर एटम्स मौजूद होते हैं। अब जो हमारे जितनी भी आसपास जो चीजें हैं वो सब की सब एटम से मिली है। ठीक है, और इनके अंदर बॉन्डिंग होती है। ठीक है, जो एक एटम जो है वो दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा और कोई ना कोई नई चीज बना देता है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि हमने पढ़ा कि सोडियम सोडियम एक मेटल होती है। ठीक है, और जो उसके बाद क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये हमारे लिए नमक बना देते हैं। दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज थी, लेकिन जब आपस में इन्होंने बॉन्डिंग की, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस किया, गेन किया, तो उसके बाद जो है वो एक प्योर जो है वो पास